स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू ऑल। ये जो आपको बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है ना, ये मैंने कैप्चर की थी। ये शाम के टाइम की जो इमेज है, सनसेट आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये जो इस टाइप की इमेज एक तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही प्लीजेंट होती है ना, क्योंकि देखिए आपके टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ को थोड़ा सा हम जीने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि देखिए घर पे बैठे सारे लोग क्या हैं, बोर हो रहे हैं। तो बोरिंग टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे हमको एक्साइटमेंट मिले, जिससे हमको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिले, जो कि हमको मोटिवेट कर सके। तो ये आपके सामने एक इमेज हमने बैकग्राउंड में लगा रखी है, इसी के ऊपर हम अपनी स्लाइड कवर करेंगे और चलाएंगे। ये मैंने इसलिए लगा रखी है क्योंकि देखिए मेरी अगर खुद की हॉबी पूछेंगे तो मेरी हॉबी ये है कि मैं फ़ोटो को कैप्चर करना बहुत पसंद करता हूँ। ख़ास तौर पे नेचुरल फ़ोटोज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी की हॉबी होती है, अपनी अपनी हॉबी को सब मेरे ख्याल से बखूबी जानता भी है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। यहाँ पे जो मैंने इमेज कैप्चर की है ये बहुत ही सुकून दे रही है। जैसे जब मैं यहाँ पे खड़ा था तो मैं इस चीज़ को देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया जो है, ये जिस तरह से सूरज ये डूब रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसी ही लाइफ है अपनी ना। हर एक लाइफ जो है एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह ये भी तो है भाई। एक इंसान जाता है तो दूसरा इंसान फिर पैदा भी होता है कहीं दुनिया में, फिर उसकी एक लाइफ कवर होती है। तो फिर वो सूरज जैसे सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है। तो ये शाम की फ़ोटो है जो कहते हैं कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ठीक है। तो ये वर्ड याद आ जाता है, शाम सबकी आनी है, सबको मौत का मज़ा चखना है। तो ये शाम का वक्त जो है खूबसूरत भी है, अच्छा भी है, और इंसान के लिए क्या है कि जो भी जिसका भी उरूज है उसका ज़वाल आना है। जब सूरज इतने तेज़ चमकने वाला उसका ज़वाल शाम को आ जाता है, तो हम जैसे कि क्या वो है। तो ये एक टॉपिक से हट के बात थी। अब आइए अब टॉपिक पे, थर्मोडायनेमिक ना। एक्चुअल में यहाँ थर्मोडायनेमिक तो है ही। आप देखिए सूरज जो है हमको क्या देता है, हीट देता है। तो कहीं ना कहीं हीट का ट्रांसफ़र तो है ही। थर्मोडायनेमिक में आपका जहाँ तक टॉपिक हो गया था, उस टॉपिक के आगे हम चलते हैं, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो लिमिटेशंस अब पढ़ेंगे हम फर्स्ट लॉ की, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। लिमिटेशंस में सबसे पहले लिमिटेशंस है कि इट डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, इसने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। उसको ढंग से इंडिकेट नहीं किया। जैसे होता ये है कि हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है हमेशा, ये तो हमको पता है, थर्मोडायनेमिक से ही पता है। थर्मल जो फार्मूलेज हैं या थर्मल जो इक्वेशंस हैं वो यही कहते हैं, लॉज जो हैं वो यही कहते हैं। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया। एक्चुअल में उसने ये नहीं बताया कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्यों नहीं जा सकती, ठीक है। अभी हमको भी ये नहीं पता, अभी हमने भी नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ नहीं क्लियर हो पाई। हम ये कहते हैं हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तरफ, तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ भी तो हो जाना चाहिए। तो क्या वजह है कि नहीं होती है, ठीक है। तो वजह नहीं पता। दूसरा रीज़न या लिमिटेशंस इसकी ये है, इट डज़ नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन अंडर विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। इसने कोई कंडीशन ऐसी नहीं बताई कि किस कंडीशन पे हीट जो है वो टोटल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि अगर हीट जो है
जो हीट मिल रही है बाहर से, जिसकी वजह से जो हमारा इंजन है वो वर्क कर रहा है, उसकी व्हील रोटेट कर रही है, तो लगातार वो रोटेट किए जा रही है हीट इनपुट देने से, यानी हीट मिल रही है, जिसकी वजह से हमको जो वर्क मिल रहा है वो वर्क आप हीट इंजन में इससे पहले वाले जो टॉपिक है जो हमने कवर करा है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने बताया था कि हीट रिजर्वायर से कैसे हीट इंजन को मिलती है और हीट इंजन में कौन सा वर्क आता है। तो वो वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन फर्स्ट लॉ कहता है कि वो वर्क तभी तक होता रहेगा जब तक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। अगर वो फ्रिक्शन आ गया तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो मिल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो हीट में चली जाएगी, जो फ्रिक्शन के ज़रिए हीट जनरेट हो रही है व्हील के रोटेट करने में, उस फ्रिक्शन में उसका पूरा वर्क चला जाएगा और फिर व्हील रोटेट करना रुक जाएगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक इंजन है, ये इंजन का ये पार्ट, इसको बाहर से एनर्जी मिल रही है, ये व्हील से जुड़ा हुआ है, तो व्हील जो जुड़ा हुआ है तो ये बेल्ट के ज़रिए जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इनके बीच में, बेल्ट और व्हील के बीच में वो कोई ना कोई फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा, इस पॉइंट पे भी फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो फ्रिक्शन क्या है, हीट जनरेट करता है। तो जो ये मैकेनिकल वर्क यहाँ से यहाँ को ट्रांसफ़र आ रहा है, ये पूरा के पूरा जो वर्क है ये हीट में बाद में कन्वर्ट होने लगेगा और ये जो व्हील है वो रुक जाएगी। ऐसा कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये हीट एनर्जी जो है, जो यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट हो रही है इधर की तरफ, वही क्यों नहीं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये व्हील लगातार रोटेट होता रहता है। तो ये चीज़ उसने एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड लिमिटेशंस इसकी है, थर्ड लिमिटेशन पे अगर आप आए, इट डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूसली। उसने कोई ये नहीं बताया कि कितनी देर तक ये हीट एनर्जी जो है मैकेनिकल वर्क देती रहेगी। जो हीट इंजन हमने देखा था वो कब तक चलता रहेगा, या कंटिन्यूस बिना रिजेक्ट किए सराउंडिंग को हीट वो कब तक वर्क करता रहेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के 3 लिमिटेशंस आए। इस 3 लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है, इसके जो स्टेटमेंट हैं वो 2 टाइप के हैं। ठीक है, 2 तरीके से इसके स्टेटमेंट को हम बताते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो होता है क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में, वो ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि हम कोई ऐसा इंजन बनाएं जिसमें टोटल हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम को, वो मैकेनिकल वर्क में या इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यानी टोटल हीट जो है वो सराउंडिंग को ना जा कर के बल्कि टोटल वर्क ही दे। तो ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं सिस्टम। तो सही बात है, कोई सिस्टम ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम कोई एनर्जी देते हैं, जैसे हमने खाने पकाने के लिए जो हीट एनर्जी दी है अपने कंटेनर में जिसमें भी खाना पक रहा है, वो टोटल हीट खाली कंटेनर ही को मिलेगी, सराउंडिंग में नहीं जाएगी। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, वो हीट सराउंडिंग में भी जाएगी, हमको भी लगती है, हम वहाँ खड़े रहते हैं। तो ये सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है कि टोटल जो हीट हम दे रहे हैं इनपुट के तौर पे वो पूरा हमको वर्क करके ही दे, उसमें से बहुत सारी हीट जो है वो वेस्ट जाएगी सराउंडिंग में। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन करता है। तो जैसे कि हीट इंजन में हम देखते हैं, हीट इंजन में सिंक की तरफ भी कुछ हीट जाती है और कुछ हीट जो बचती है वो सिस्टम को या हीट इंजन को चलाने में वर्क के फॉर्म में व्हील को रोटेट कराने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्लासियस स्टेटमेंट कहलाता है। क्लासियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन to transfer heat from a body to another at high temperature unaided by any external agency। अगर कोई ऐसी मशीन जो सेल्फ एक्टिंग मशीन हो, यानी खुद से चलने वाली मशीन हो, उसके लिए इम्पॉसिबल है कि अगर वो किसी बाहरी एजेंसी या किसी बाहरी कंपोनेंट से ना जोड़ी जाए तो वो लगातार हीट का ट्रांसफ़र कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ या कोल्ड से हॉट हायर टेम्परेचर की तरफ करती रहेगी। हीट ट्रांसफ़र ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में जैसा कि होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या है, बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, अंदर के टेम्परेचर से ज़्यादा ही होता है बाहर का टेम्परेचर। फिर भी रेफ्रिजरेटर अंदर के टेम्परेचर, अंदर जितनी सब्जियां रखी रहती हैं उससे हीट ट्रांसफ़र करके बाहर भेजता रहता है। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र बाहर को होता है कि नहीं। रेफ्रिजरेटर में आप बर्फ़ भी जमा लेते हैं अंदर की तरफ। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज़र में जाएंगे तो माइनस में भी चला जाएगा टेम्परेचर वहाँ पे, जिसमें बर्फ़ जम जाती है। तो बाहर तो आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब भी हीट ट्रांसफ़र रेफ्रिजरेटर कर रहा है। अंदर के मटेरियल से हीट लेकर के बाहर की तरफ वो फेंक रहा है। तो क्लासियस स्टेटमेंट इसी को एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी ना लगाई जाए, ठीक है, जब तक कि कोई वर्क ना किया जाए, एक्सटर्नल एजेंसी लगाने का मतलब यही है कि कोई वर्क जब तक ना किया जाए तब तक कोई भी हीट ट्रांसफ़र लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ नहीं हो सकता। हमको वर्क कराने के लिए या हीट ट्रांसफ़र कराने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके रेफ्रिजरेटर में कंप्रेशर लगा होता है, जो कंप्रेशर ये काम करता है। ठीक है, कोल्ड बॉडी अंदर है, जो भी सब्जियां आपने रखी हैं वो बाहरी टेम्परेचर के कंपेयर में लो ही रहती हैं, उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसको और मिनिमम टेम्परेचर पे ले जाता है रेफ्रिजरेटर, उसका कंप्रेशर। तो कंप्रेशर के ज़रिए वर्क किया जाता है। अगर कंप्रेशर उसमें ना हो तो रेफ्रिजरेटर वर्क नहीं करेगा। दिस इज़ द क्लासियस स्टेटमेंट। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक लॉ, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, वो बेसिस है प्रैक्टिकली। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं सेकंड लॉ के। सिग्निफिकेंस उसके पहले अगर हम देखें सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी इम्पोर्टेंस लगभग क्या है इसकी, तो सेकंड लॉ कहता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी। यानी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। एफिशिएंसी क्या लिखा था हमने, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट ये कभी भी 1 नहीं हो सकता, नेवर इट इक्वल टू 1। अगर 1 होगा मतलब आउटपुट और इनपुट बराबर है, यानी जितनी हीट हम दे रहे हैं, हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट, या उसका वर्क मिल रहा है हमको। आउटपुट मतलब वर्क मिल रहा है, तो वर्क हीट के बराबर जितना हम दे रहे हैं उतना थोड़ी मिलता है। तो वही केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो कह रहा था, वो उसके हिसाब से एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की 1 नहीं हो सकती। इसी तरह से सेकेंड लॉ जो बता रहा है क्लासियस स्टेटमेंट, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इन्फिनाइट। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये होता है कि कब तक कोई वर्क होता रहेगा, कब तक कोई भी अप्लायंस या कब तक कोई भी सिस्टम वर्क करता रहेगा, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि रेफ्रिजरेटर के पास इनफाइनाइट एनर्जी हो कि लगातार वो वर्क करता रहे। तो एक्सटर्नल वर्क हमको देना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल वर्क वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, यानी कंप्रेशर का वर्क वहाँ ज़ीरो कर दिया जाए रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा ही नहीं। तो ये सिग्निफिकेंस है सेकेंड लॉ का। अब जैसे मान लीजिए सारी चीज़ों के, जैसे फर्स्ट लॉ का भी लिमिटेशंस है तो इसका भी लिमिटेशंस है। कुछ लिमिटेशंस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के भी हैं, तो वो लिमिटेशंस हम समझते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैन नॉट बी प्रूव्ड डायरेक्टली। हम इसको डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई सिस्टम या सराउंडिंग इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, हम ऐसी कोई मशीन जो है जनरेट करनी पड़ेगी या डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिससे हम इसको प्रूव कर सकें। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डायरेक्टली ऐसे प्रूव नहीं होता।
It is applicable to cyclic process in which the system returns to its original state after complete a cycle. ये साइक्लिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है, मतलब लगातार चल रहा है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर देख लीजिए, लगातार चलता रहता है, जब तक उसको वर्क इन कंप्रेशर का मिलता रहता है तब तक चलता रहता है। हीट लगातार बाहर की तरफ वो फेंकता रहता है, कंप्रेशर रुक जाता है, फिर कुछ देर बाद आवाज़ आती है रेफ्रिजरेटर, फिर कंप्रेशर चलने लगता है। तो लगातार वो साइक्लिक प्रोसेस, एक बार जो रेफ्रिजरेंट होता है जो हीट ले जाता है अंदर के कंपोनेंट की, एक बार वो कंप्रेशन से लिक्विफाई होगा, फिर कंप्रेशर से निकलने के बाद वो गैसियस फॉर्म में बदलेगा, फिर लिक्विफाई होगा, फिर गैसियस। तो लिक्विफिकेशन और गैसियस स्टेट में बदलना ये लगातार साइक्लिक प्रोसेस में के तौर पे चलता रहता है उसमें। इट मेक्स नो प्रेडिक्शन एज व्हाट विल हैपन अंडर सर्टेन कंडीशंस बट सिंपली स्टेट व्हाट विल हैपन अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कोई प्रेडिक्शन नहीं देता, कोई अंदाज़ा नहीं लगाता कि क्या होगा कंडीशंस के बेसिस पे, यानी जो कंडीशन अप्लाई की जा रही है, जैसे हमने एक्सटर्नल वर्क दिया कंप्रेशन के थ्रू तो ऐसी चीज़ें होंगी, नहीं दिया तो नहीं होंगी, तो वो चीज़ को तो एक्सप्लेन करता है। लेकिन हम ये कह दें कि एक पूरे होल सिस्टम की बात करें अगर हम, तो पूरे सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो होल सिस्टम के लिए वो एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। ठीक है, अब आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पे, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है, जिसमें कि प्रोसेस फिर से रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है, यानी एक बार अगर एक्सपेंशन हुआ तो फिर कंप्रेशन भी किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, इफ़ सम वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम इन डायरेक्ट प्रोसेस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क मस्ट बी डन ऑन द सिस्टम इन द रिवर्स प्रोसेस। अगर हम किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वो सिस्टम भी सराउंडिंग के ऊपर फिर से वर्क करेगा बाद में रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को स्लैब जड़ा तेज़ से, तो वो भी पलट करके अगर आपको नहीं जड़ता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, और अगर जड़ देता है आपको पलट के तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, हिसाब बराबर जिसको कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो जैसे मान लीजिए इफ़ सम हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन डायरेक्ट प्रोसेस, अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है डायरेक्ट प्रोसेस से, तो इट मस्ट रिलीज एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग इन द रिवर्स प्रोसेस। तो फिर वो बाद में सराउंडिंग को हीट रिवर्स प्रोसेस में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ठीक है, आपने किसी सिस्टम को दे दिया हीट, आपने एक लोहे के टुकड़ा, लोहे का एक पीस लिया, उसको खूब गर्म कर दिया, एकदम हीट दे दिया, एकदम रेड हॉट हो गया वो, बिल्कुल लाल। उसके बाद फिर क्या किया, उसको कहीं पे रख दिया, तो वो धीमे धीमे उसकी हीट सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोसेस में आपने हीट दिया था, इनडायरेक्टली या रिवर्स प्रोसेस में उसने हीट को वापस कर दिया सराउंडिंग को, तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ कंडीशंस हैं जो बताती हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। जैसे सिस्टम और सराउंडिंग को इनिशियल स्टेट में आना ज़रूरी है, फाइनल स्टेट में पहुंचा, फिर वो जिस इनिशियल स्टेट में था इनिशियल स्टेट में आना ज़रूरी है। कंडीशन इसके लिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की है। अल्ट्रा स्लो प्रोसेस जो होता है, जो मैंने बताया था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, कंडीशन उसके ऊपर बेसिस है। ठीक है, तो जहाँ पे सिस्टम थर्मल और मैकेनिकली दोनों टाइप से इक्विलिब्रियम में होगा सराउंडिंग से, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, मतलब वहाँ पे क्या कह रहे थे हम कि इतना वक्त मिल जाता है कि बाकी सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम कंडीशन को इस्टेब्लिश करती हैं, थर्मली भी और मैकेनिकली भी। जिसने नहीं देखा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वाला वीडियो देखेंगे। इसके बाद जो बाकी सारे फोर्सेस हैं उसको हम एब्सेंट मान सकते हैं, या वो एब्सेंट होने चाहिए, जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस, विस्कोसिटी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एब्सेंट मानी जाती हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आ सकता है एक्चुअल प्रैक्टिस में। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वही क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो हमने कहा था, इनफाइनाइटेसिमली स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल
गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो बहुत धीमे धीमे प्रोसेस होता है आइडियल गैस का कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस। इसी तरह से प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग इन अप्रॉक्सीमेटली रिवर्सिबल, जो हम धीमे धीमे प्रोसेस करेंगे कंप्रेशन पे एक्सपेंशन पे, जो स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग पे जो हम वर्क करेंगे कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, लेकिन इतना स्लो करेंगे कि हमको चेंजेस जल्दी नज़र नहीं आएंगे, तो वो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में आएगा। तो अल्ट्रा स्लो प्रोसेस मान के चलिए, कंडीशन क्वासी स्टैटिक की ध्यान में रख के चलिए, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सारी इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिवर्सिबल इफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या हुआ, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, लेकिन अगर वही रेजिस्टेंस ना रहे इलेक्ट्रोलाइट की तरफ से, यानी वाटर यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा था, तो उसमें अगर वो चीज़ ना रहे, रेजिस्टेंस ना रहे, तो क्या करेगा, वो करंट के फ्लो को अच्छे से बरकरार रखेगा और आसानी से वो प्रोसेस चलता रहेगा रिवर्सिबली। मतलब एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर बनेगी, फिर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर से रिएक्ट करेगी, फिर वाटर बनाएगी, तो एक मेंटेन सिस्टम या इक्विलिब्रियम सिस्टम बना रहेगा, ठीक है। इसी तरह से एक आपका आगे आएगा कॉर्नॉट साइकिल। कॉर्नॉट साइकिल कल हम दूसरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो रिवर्सिबल ना हो, जिसका डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो, एक ही डायरेक्शन में जाए, वो वैसा रिवर्स ना हो, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो प्रैक्टिकली हम ज़्यादातर चीज़ें इरिवर्सिबल ही पाते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में एक बार जंग लग गया तो फिर वो लोहा सही हो नहीं सकता, दोबारा से वो वापस आ नहीं सकता, आयरन ऑक्साइड बनने के बाद फिर वो आयरन बन नहीं सकता। इसी तरह से सडन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस, जल्दी जल्दी अगर करेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को छोड़ दें, उसको नेग्लेक्ट करें, तो प्रोसेस सडन वाला जो होता है, जो जल्दी जल्दी होता है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, अगर साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन हमने बना दिया तो फिर डिसोल्यूशन करना बहुत मुश्किल है कि फिर से साल्ट अलग हो जाए उसमें अपने से। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, अगर गैसेस मिक्स हो गई हैं फिर उसको अलग करना अपने आप से या रिवर्स कर देना फिर से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी रियल लाइफ में यही चीज़ देखते हैं। इसी तरह से है, एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक। बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों है थर्मोडायनेमिक का रिवर्सिबल प्रोसेस? क्योंकि देखिए, हम जो भी डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो हीट इंजन या जो भी है उसकी इफ़िशियंसी को कवर करने में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्सिमम इफ़िशियंसी होना सिस्टम की, यानी सिस्टम हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम इफ़िशियंसी दे ताकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस में रहे। रिवर्सिबल प्रोसेस में ही हम मैक्सिमम इफ़िशियंसी पा सकते हैं, क्योंकि दोबारा हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है, तो दोबारा हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, या दोबारा हम एनर्जीज़ को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, वही एनर्जी का यूज़ हम कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक का मेन मोटिव या मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि इफ़िशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए हम कहते हैं कि रिवर्सिबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द थर्मोडायनेमिक्स।